अब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या है कि जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स अराइज करते हैं बोन मैरो से। ठीक है, ये मोनोसाइट्स डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर मूव करके ये टिश्यू मैक्रोफेजेस तो बना देते हैं। अब ये जो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं ये टिश्यूज़ के अंदर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर ये फिक्स हो जाते हैं। अब टिश्यूज़ के अंदर इनकी पोजीशन जो है फिक्स हो जाती है और हर टिश्यू में इनको डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट इनको नेम्स भी देते हैं। अब ये अपनी अटैचमेंट के साथ टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है या उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स हैं टिश्यू के, उनके साथ अटैच होके वहाँ पे पड़े रहते हैं। और जब कोई स्टिमुलस आता है, इनके कोई पार्टिकल टिश्यू के अंदर एंटर होता है तो अपनी अटैचमेंट ब्रेक करके मोबाइल हो जाते हैं। ठीक है, फिर चलने फिरने लगते हैं और जो फॉरेन पार्टिकल है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तीन यहाँ पे कंपोनेंट आ गए। एक ब्लड के अंदर मोनोसाइट हो गए। ठीक है, उसके बाद टिश्यू के अंदर दो तरह के मैक्रोफेजेस आ गए, एक फिक्स्ड मैक्रोफेजेस जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और दूसरे मोबाइल मैक्रोफेजेस, यानी कि स्टिमुलस पे जो मैक्रोफेजेस हरकत में आ जाते हैं उनको मोबाइल मैक्रोफेजेस कहेंगे। तो ये जो इन तीनों का कम्बिनेशन है, और इसके अलावा कुछ सेल्स जो होते हैं एंडोथेलियल सेल्स बोन मैरो के। ठीक है, इनको कलेक्टिवली इन सारे सेल्स का जो सिस्टम बनता है इसको हम नाम देते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक है, या इसको अलावा इसको मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन सेल्स जो हैं वो मोनोसाइट से ही ओरिजिनेट कर रहे हैं, मोनोसाइट होते हैं और फिक्स्ड मोबाइल मैक्रोफेजेज हैं। अब जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस की बात कर लें तो स्किन के अंदर भी जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं ये मौजूद होते हैं। मोस्टली मैक्रोफेजेस उन जगहों पे ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स की बाहर से एंट्री का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो स्किन से सबसे ज़्यादा चांसेस है, उसके अलावा लंग्स से, ठीक है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइन से ये एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे इनकी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होती है। अब स्किन के अंदर जो मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं इनको नाम दिया जाता है हिस्टियोसाइट्स का। ठीक है, अब नॉर्मल स्किन जो है ये तो बैक्टीरिया की एंट्री को अलाउ नहीं कर रही होती है, बैक्टीरिया की एंट्री को ब्लॉक कर रही होती है। लेकिन अगर स्किन ब्रेक हो जाए, माइनर कट लग जाए, इंजरी हो जाए तो वो बैरियर जो है ख़त्म हो जाता है और बाहर से बैक्टीरिया जो है स्किन के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस या हिस्टियोसाइट्स पड़े हुए हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, उस बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, उसके अलावा यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स के अंदर जो है लिम्फोसाइट पड़े होते हैं। अब लिम्फ नोड्स क्या है, जो यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स आ रही हैं। ठीक है, अब लिम्फेटिक वेसल्स के रास्ते में एक स्ट्रक्चर यूँ पड़ा होता है बीन लाइक। ठीक है, इसको लिम्फ नोड कहते हैं। अब लिम्फ नोड के अंदर ये काफ़ी एफरेंट लिम्फेटिक्स आ रही हैं। एफरेंट का मतलब है जो लिम्फ नोड की तरफ लिम्फ को लेके आ रही हैं। ठीक है, इसके अंदर लिम्फ कुछ यूँ इसकी तरफ आ रहा है। अब इसके अंदर साइनस बने होते हैं। साइनस यानी कि कह लें कि ट्यूब्स बनी होती हैं, उनके अंदर लिम्फ जो है फ्लो करता है और इनको साइडों को लाइन किया होता है मैक्रोफेजेस ने। ठीक है, अब जो फॉरेन पार्टिकल्स लिम्फ के अंदर, यानी कि अगर स्किन से बच गए तो वो लिम्फ के अंदर चला जाएगा, लिम्फ के ज़रिए वो मूव करके लिम्फ नोड में जाएगा। अब लिम्फ नोड के अंदर जो माइक्रोफेजेस पड़े हुए हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और यहाँ से इफरेंट लिम्फेटिक से जो लिम्फ निकलेगा उसमें वो फॉरेन पार्टिकल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। ये इफरेंट लिम्फेटिक है जो इससे लिम्फ अवे लेके जाएगी। अब लिम्फ नोड जो है इसका भी डिटेल स्ट्रक्चर हिस्टो में पढ़ेंगे, इसके लिए भी पूरा लेक्चर इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसके डिटेल स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे बस इतना काफ़ी है कि लिम्फ नोड के अंदर भी मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद लंग्स पे आ जाएं। ठीक है, तो अब अगर रिस्पायरेटरी पैसेज वैसे जो फॉरेन पार्टिकल हैं वो एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो अगर एल्वियोलाई सपोज, एल्वियोलाई इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे कैपिलरीज पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं तो ये लंग्स के अंदर यहाँ पे लेयर पड़ी होगी माइक्रोफेजेस की, और इससे पहले कि वो ब्लड के अंदर एंटर हो वो इनको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो मैक्रोफेजेस पड़े हैं इनको एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस कहते हैं, वहाँ पे अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर जो है लिम्फाइड टिश्यू जो है वो मौजूद होता है इंटेस्टाइन के एपिथेलियम के नीचे। ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिकली पाइड पैचेज ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे भी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो रही होती है। तो अब वो वहाँ पे जो है फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रक्शन में, फॉरेन पार्टिकल की डिस्ट्रक्शन में रोल प्ले करते हैं। अब अगर फॉरेन पार्टिकल्स सपोज के इंटेस्टाइन से जो फूड अब्जॉर्ब हुई है, अब्जॉर्ब्ड फूड, उसके साथ वो एंटर हो गए हैं ब्लड के अंदर, तो क्या होगा कि वो ब्लड जो है पोर्टर सर्कुलेशन के ज़रिए जो वो मूव कर जाएगा लिवर तक।
अब लीवर के अंदर भी साइनस बने होते हैं, तो लीवर की साइनस को भी लाइन कर रहे होते हैं जो मैक्रोफेजिस, ठीक है। अब लीवर के अंदर जो मैक्रोफेजिस हैं वो खुराक से जो फॉरेन पार्टिकल अब्जॉर्ब हुए हैं खुराक के साथ, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। अब लीवर के अंदर जो मैक्रोफेजिस हैं इनको स्पेसिफिक नाम दिया गया कुफर सेल्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो नेक्स्ट मैक्रोफेजिस है स्प्लीन के अंदर, ठीक है। स्प्लीन के अंदर भी मैक्रोफेजिस पड़े हुए हैं, बोन मैरो के अंदर भी जो है वो मैक्रोफेजिस पड़े हुए हैं। अब ब्लड के अंदर सपोज के जो फॉरेन पैथोजन था, फॉरेन पार्टिकल जो है ब्लड के अंदर एंटर हो चुका है, तो ब्लड जो है वो पास करेगा स्प्लीन से। अब स्प्लीन के अंदर ट्रेबिकुलर नेटवर्क बना होता है, जालीनुमा नेटवर्क होता है, इसके अंदर रेड पल्प और वाइट पल्प होता है, ठीक है। इसका पूरा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी पूरा एक सेपरेट लेक्चर की ज़रूरत है, ठीक है। इसको समझाने के लिए हिस्टो में पढ़ा जाएगा ये भी। तो बस यहाँ पे सिंपल ये याद रखना है कि स्प्लीन के अंदर भी मैक्रोफेजेज मौजूद हैं, ठीक है। अब जब ब्लड स्प्लीन से गुजरेगा तो जो उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनको वो मैक्रोफेजेज स्प्लीन के डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी तरह बोन मैरो के अंदर भी मैक्रोफेजेज मौजूद हैं, ठीक है। वो जब बोन मैरो तक फॉरेन पार्टिकल पहुँचेगा तो वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी कि बॉडी के अंदर डिफरेंट चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। हर चेक पॉइंट पे जो है ये सोल्जर्स बैठे हुए हैं, तो फॉरेन पार्टिकल जब इन चेक पॉइंट्स पे पहुँचता है तो ये इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बुक पे आ जाए, मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया हुआ कि मोनोसाइट फिक्स्ड मैक्रोफेजेस और जो है मोबाइल मैक्रोफेजेस मिलके ये सिस्टम बना रहे हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, ठीक है। यहाँ से ये बात याद रखनी है। उससे ऑनवर्ड यहाँ पे टिश्यू मैक्रोफेजेस स्किन के अंदर इनको हिस्टियोसाइट कहते हैं, स्किन के अंदर जो है ये रिएक्शन जो है फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को जो है रोकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैक्रोफेजेज इन लिम्फ नोड है, उसके बारे में बताया गया। अब लिम्फ नोड का यहाँ पे माइनर था, इन्होंने थोड़ा स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया, लेकिन स्ट्रक्चर में यहाँ पे खुद को कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे जस्ट आपने सिर्फ ये याद रखना कि लिम्फ के फ्लो में लिम्फ नोड पड़े होते हैं। लिम्फ नोड जो है लिम्फ के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया वगैरह हों तो उनकी फिल्ट्रेशन करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पे याद नहीं रखना। ये जो स्ट्रक्चर है ये डिटेल से हिस्टोलॉजी में आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है। उससे ऑनवर्ड एल्वुलर मैक्रोफेजेस हैं लंग्स के अंदर, उनके बारे में बताया गया। वो एल्वुलाई के अंदर जो पार्टिकल एंटर हो उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसमें क्या कि यहाँ पे ये बताया कि अगर पार्टिकल जो है डाइजेस्टिबल ना हो, बहुत बड़ा पार्टिकल हो, तो जो मैक्रोफेजेस हैं लार्ज हो गया एक जियांट सेल बना लेते हैं और वो जियांट सेल जो है उस फॉरेन पार्टिकल को सराउंड कर लेता है। फिर आस्ता आस्ता जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ करते रहते हैं और वक्त के साथ साथ काफ़ी देर में उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसमें किसकी एग्जांपल दी है, ट्यूबरकुलोसिस का, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई बैक्टीरिया, उसके अलावा सिलिका के डस्ट पार्टिकल हों, ठीक है, कार्बन पार्टिकल हों, उनके केस में मैक्रोफेजेज जियांट सेल बना रहे होते हैं। उसके बाद लिवर के सेल है, कुफर सेल्स हैं, जो इंटेस्टाइन से बैक्टीरिया जो फूड के साथ एंटर हुए उनको डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैक्रोफेजेज है स्प्लीन और बोन मैरो के। यहाँ पे स्प्लीन का भी थोड़ा शॉर्ट सा इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में स्प्लीनिक पाल प्लस स्प्लीनिक कॉर्ड्स का जिक्र किया है, तो इसमें खुद को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, ये भी हिस्टोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जस्ट याद रखें कि स्प्लीन के अंदर भी मैक्रोफेजेज मौजूद होते हैं जो ब्लड के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल है उनको फिल्टर करते हैं, ठीक है, और जो उन फॉरेन पार्टिकल है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। आगे नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन का आ जाता है। अब इन्फ्लेमेशन के केस में क्या होता है कि एक टिश्यू डैमेज होता है। अब डैमेज टिश्यू से कुछ सब्सटेंसेस जो है रिलीज होते हैं, तो ये सब्सटेंसेस जो है सराउंडिंग टिश्यू के अंदर भी कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारा इंटायर सेट ऑफ चेंजेस जो है डैमेज टिश्यू और सराउंडिंग टिश्यू में, इसको हम नाम लेते हैं इन्फ्लेमेशन का। अब बेसिकली होता क्या है कि एक टिश्यू डैमेज हुआ है, ठीक है, एक टिश्यू जो है सपोज डैमेज हुआ है, तो उससे डैमेज होने के बाद उस टिश्यू में क्या होता है कि उस टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं, ठीक है। डायलेट क्यों कर जाती हैं, उधर डैमेज टिश्यू से, ठीक है, और वहाँ पे सब्सटेंसेस कुछ रिलीज़ होते हैं जिसमें हिस्टामाइन है, ब्रेडिक्निन है, सिटोटोनिन वगैरह, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स की डायलेशन करा देते हैं। ब्लड वेसल्स एक डायलेट होगी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कैपलरीज़ की परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कैपलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अब कैपलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो डैमेज टिश्यू में लार्ज फ्लूइड जो है वो लीक आउट कर देते हैं कैपलरी से, ठीक है। तो फ्लूइड की जो है लीकेज हो जाती है। अब फ्लूइड की लीकेज होने के बाद क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ WBCs हैं जिसके अंदर ग्रैनुलोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल वगैरह, ये मूव करते हैं डैमेज टिश्यू में, ठीक है। और वहाँ पे जाके ये रिएक्शन जो है स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल जो वहाँ पे नेक्रोटिक टिश्यू है उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है फिर के मूवमेंट होती है या कीमोटैक्सिस होती है लिकोसाइट्स की, ठीक है। तो इस तरह जो इन्फ्लेमेशन है वो डेवलप होती है।
तो ये जो सारे प्रोसेस हैं इनके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो डैमेज टिश्यू है वो या डैमेज एरिया जो होता है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो अब स्वेलिंग के में या इन्फ्लेमेशन में जो स्टेप आता है इसके बाद इम्पोर्टेंट स्टेप होता है या इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है वॉलिंग ऑफ का। अब वॉलिंग ऑफ क्या है कि सपोज़ कि ये एरिया जो है ये डैमेज हुआ हुआ है, तो क्या होता है इसके एरिया के गिर्द जो है दीवार खड़ी कर दी जाती है ताकि इस एरिया के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, वो इन्फेक्शन किसी दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड ना करे, ठीक है। इनके इस एरिया को बाकी बॉडी पार्ट से काट दिया जाता है, ठीक है। इसका कम्युनिकेशन बाकी बॉडी पार्ट से ख़त्म किया जाता है। इसको नाम देते हैं हम वॉलिंग ऑफ का। होता क्या है कि जो डैमेज टिश्यू है उसके अंदर फ्लूइड जो है लीकेज करता है कैपिलरी से, ठीक है। उस फ्लूइड के अंदर फाइब्रिनोजिन भी मौजूद होती है, ठीक है। और उसके अलावा वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह वो भी मौजूद होते हैं। अभी क्या करते हैं ये वहाँ पे ब्लड के क्लॉट बना देते हैं सराउंडिंग में, यहाँ पे जो क्लॉट बना देते हैं। तो जब क्लॉट बन जाता है तो यहाँ से जो लिम्फेटिक्स जो है यहाँ से गुजर रही थी, ठीक है, वो सारी लिम्फेटिक्स के जो आगे एंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं यहाँ पे। अब लिम्फेटिक्स के एंड जो है ब्लॉक हो गए तो अब यहाँ से जो पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो लिम्फेटिक्स के ज़रिए किसी दूसरे बॉडी पार्ट में मूव नहीं कर सकता। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वॉलिंग ऑफ का, ठीक है। अब वॉलिंग ऑफ की जो इंटेंसिटी है, ये वॉलिंग ऑफ का प्रोसेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टिश्यू डैमेज के, यानी कि टिश्यू डैमेज कितनी तेज़ी से हो रहा है। जितनी तेज़ी से टिश्यू डैमेज होगा और जितना ज़्यादा टिश्यू डैमेज होगा उतनी जल्दी वॉलिंग ऑफ का प्रोसेस जो है वो डेवलप होता है। अब ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे जो फॉरेन पार्टिकल हैं जो टिश्यू डैमेज जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा टिश्यू डैमेज करते हैं, उनका वॉलिंग ऑफ प्रोसेस उतना रैपिड होता है और वो उस इन्फेक्शन को उसी एक जगह पर लिमिट कर देते हैं। इसमें एग्जाम्पल उन्होंने दी हुआ है स्टेफाइलोकोकाई की। स्टेफाइलोकोकाई जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन इसके ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होने की वजह से वॉलिंग का प्रोसेस भी जल्दी डेवलप होता है, इसलिए इसका स्प्रेड जो है बॉडी के अंदर कम होता है। लेकिन दूसरी तरफ एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकाई की। स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो लेस डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन इसका वॉलिंग ऑफ प्रोसेस भी उतना स्लो होता है। इसी वजह से स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा फैलता है और ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह बनता है। तो स्टेफाइलोकोकाई डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होता है लेकिन लेस हार्मफुल है क्योंकि वॉलिंग ऑफ हो जाती है। स्टेप्टोकोकाई लेस डिस्ट्रक्टिव है टिश्यूज़ के लिए लेकिन हार्मफुल ज़्यादा है क्योंकि इसका स्प्रेड जो है बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट जो इन्फ्लेम्ड एरिया है उधर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेज ने अपना अपना रोल जो है वो प्ले करना होता है। अब सबसे पहले क्या मैक्रोफेजेज जो टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेज हैं, टिश्यू मैक्रोफेजेज, ठीक है, वो अपनी अटैचमेंट जो है वो ब्रेक कर लेते हैं और वो अपना रोल प्ले करते हैं फॉरेन पार्टिकल की जो है उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट लाइन होती है, ठीक है, टिश्यू मैक्रोफेजेज जो है फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब दूसरा क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, पहले नंबर पे टिश्यू मैक्रोफेजेज अपना रोल परफॉर्म किया लेकिन टिश्यू मैक्रोफेजेज की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम तादाद होती है। तो दूसरे नंबर पे ब्लड से जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ब्लड से न्यूट्रोफिल जो हैं वो जो है इन्फ्लेम्ड एरिया में जाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल की मूवमेंट जो है ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स जो हैं पहले नंबर पे ब्लड से न्यूट्रोफिल जाते हैं इन्फ्लेम्ड एरिया में। अब न्यूट्रोफिल का काफ़ी सारा स्टोर जो है बोन मैरो में पड़ा होता है, ठीक है। तो अब न्यूट्रोफिल की ज़रूरत पड़ गई है तो बोन मैरो से भी जो न्यूट्रोफिल हैं स्टोर फॉर्म है वो रिलीज़ हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो इस वजह से न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड के अंदर। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं न्यूट्रोफिलिया का, ठीक है। यानी कि अभी सिंथेसिस बोन मैरो से न्यू सिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुई, ऑलरेडी स्टोर्ड जो न्यूट्रोफिल थे वो रिलीज़ हो रहे हैं। अब थर्ड नंबर पे क्या होता है कि ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब वो मोनोसाइट्स जो हैं वो टिश्यू के अंदर, इन्फ्लेम टिश्यू के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके मैक्रोफेजेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मोनोसाइट का वहाँ पे जाके मैक्रोफेजेज बनाना है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब मोनोसाइट जो हैं, मोनोसाइट एक तो वहाँ से टिश्यू के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे मैक्रोफेजेज बनने में टाइम लगेगा, तो ये स्लो प्रोसेस है, इसलिए मैक्रोफेजेज का बिल्डअप जो है वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस है। फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेज हैं इन दोनों की प्रोडक्शन जो है बोन मैरो के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाती है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेज न्यू प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आती है फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो अब मोनोसाइट का बिल्डअप जो है इन्फ्लेम टिश्यू में स्लो होता है, कुछ में कुछ दिन लग जाते हैं, लेकिन इन द एंड जो है मैक्रोफेजेज ही डोमिनेट करते हैं इन्फ्लेम साइड पे, क्योंकि मैक्रोफेजेज हैं वो पावरफुल फैगोसाइटोस होते हैं, फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं फैगोसाइटोसिस में।
ठीक है। तो उसके बाद जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेज हैं इनकी प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जाता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए। ठीक है। अब फीडबैक सिग्नल्स जो हैं जा रहे होते हैं इनकी प्रोडक्शन के लिए, इनके जब ज़रूरत पड़ गई ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए तो सिग्नल्स जाएंगे बोन मैरो के पास। अब वो कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं यहाँ पे, एक तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा इंटरल्यूकिन 1 प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज होता है। उसके बाद ग्रैनुलोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज होता है और मोनोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है रिलीज होता है। ये 5 फैक्टर जो हैं ये अहम रोल प्ले करते हैं इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में और इस प्रोसेस में इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने में। ठीक है। अब जहाँ पे ये चले गए हैं मैक्रोफेजेज, उन्होंने जाके वहाँ पे फॉरेन पार्टिकल की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। जो नेक्रोटिक या डैमेज टिश्यू है उसको ये डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं ताकि वो सारा वहाँ पे जो प्रोसेस है उसको क्लियर किया जा सके। तो इस प्रोसेस में न्यूट्रोफिल्स जो हैं, न्यूट्रोफिल्स की डेथ हो जाती है। ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रोफिल जो है वो डेथ हो जाती है उनकी, और कुछ हद तक मैक्रोफेजेज जो हैं वो भी डाई कर जाते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस की डेथ हो जाती है, उसके बाद वहाँ पे कुछ नेक्रोटिक टिश्यू भी है, फॉरेन पार्टिकल भी है, टिश्यू फ्लूइड भी है। तो सारा मटेरियल जो है उस जगह पे एक मटेरियल बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं पस का। ठीक है। अब पस क्या होता है, अब कुछ दिनों पस के अंदर यही सारी चीज़ें हैं, डेड मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल हैं, टिश्यू फ्लूइड वगैरह है। अब कुछ दिनों में क्या होता है कि जो उसके अंदर सेलुलर डेब्रिस है, ठीक है, और वो सारा सिस्टम ऑटोलाइज हो जाता है और फ्लूइड जो है वो सराउंडिंग जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सारा पस भी जो है क्लियर हो जाता है और वो एरिया जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब बुक पे आ जाएँ तो बुक पे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का टॉपिक है। इन्फ्लेमेशन के कॉजेज इन्होंने बयान किए हुए हैं कि केमिकल की वजह से या ट्रॉमा या हीट की वजह से इंजरी हो सकती है, उस वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब इन्फ्लेमेशन के स्टेप क्या है, वो सारा प्रोसेस बताया हुआ है। वैसोडाइलेशन होगी, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होंगे, वो क्लॉटिंग प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ग्रैनुलोसाइट मूव करेंगे, स्वेलिंग होगी टिश्यू की। ठीक है, ये सारा चीज़ें यहाँ से पढ़ लेनी है। उसके बाद वॉलिंग ऑफ का प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो डिस्ट्रक्टिव कौन से हैं, स्टेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बयान किया गया है। उसके बाद यहाँ पे लाइंस ऑफ डिफरेंस जो है बयान की गई हैं जो इन्फ्लेमेशन है उसमें। तो टिश्यू मैक्रोफेज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। ठीक है, उसके बाद जो न्यूट्रोफिल का अटैक होगा, ब्लड से न्यूट्रोफिल मूव करेंगे, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब न्यूट्रोफिल मूव करने के स्टेप्स थे वो पीछे भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मार्जिनेशन होती है। अब मार्जिनेशन या रोलिंग, जिसमें न्यूट्रोफिल कैप्सुलरी वॉल के साथ अटैच होते हैं। अब ये अटैचमेंट होने के लिए क्या होता है कि जो डैमेज टिश्यू है उससे जो केमिकल सिग्नल आ रहे हैं वो क्या करते हैं, वो जो सेल हैं एंडोथेलियल सेल कैप्सुलरी के, उनके अंदर वो सिलेक्टिन प्रोटीन और इंट्रासेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल, ठीक है, इनका एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ जो न्यूट्रोफिल है उनके ऊपर इंटेग्रिन प्रोटीन जो है वो होती है, और इंटेग्रिन और सिलेक्टिन और जो इंट्रासेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल इनका इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सेल की मार्जिनेशन होती है। यानी कि जो एंडोथेलियल सेल हैं उन पे सिलेक्टिन मौजूद है, ठीक है, और इंट्रासेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल मौजूद है, और न्यूट्रोफिल पे इंटेग्रिन मौजूद है। अब इंटेग्रिन और सिलेक्टिन और इनके दरमियान इंट्रैक्शन डेवलप होता है जिसकी वजह से मार्जिनेशन होती है। उसके बाद वो डायपेटिस के ज़रिए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और में वाइड मूवमेंट शो करते हुए कीमोटैक्सिस के ज़रिए वो मूव कर जाते हैं अपने टारगेट एरिया की तरफ। उसके बाद जो बोन मैरो के अंदर स्टोर न्यूट्रोफिल है वो रिलीज होते हैं, न्यूट्रोफिलिया डेवलप होता है, फिर से मैक्रोफेज जो है ब्लड से वो मूव करते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये सारी यहाँ से प्रोसेस जो है पढ़ लेना है। उसके बाद लास्ट लाइन ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसमें क्या होता है कि इनकी प्रोडक्शन जो है बोन मैरो से वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इसमें काफ़ी डेज लग जाते हैं। उसके बाद फीडबैक कंट्रोल में जो 5 यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सिग्नल्स उनको यहाँ से याद कर लेना है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रैनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर और मोनोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, इनको यहाँ से याद कर लेना है। ये पैराग्राफ नीचे जो है रीड कर लेना है। फॉर्मेशन ऑफ पस जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेना है।